हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था द रिप्रोडक्टिव हेल्थ की। रिप्रोडक्टिव हेल्थ हमारी अगर अच्छी होगी तो उसके लिए हमें क्या क्या फैक्टर्स के ऊपर ध्यान देना कंपलसरी है। तो हमने देखा था कि फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ जो है वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। उसी के बाद जो है हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है वो अच्छी होने वाली है। अगर हम फिजिकल और मेंटल और हमारी सोशल हेल्थ जो है उसके ऊपर अगर हम ध्यान नहीं देते हैं, दैट मीन्स हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी इससे इफेक्टेड होगी और उसमें भी हमारे कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कुछ एसटीडीज का मतलब जो हमारा एसटीडी बूथ होते हैं वो बूथ नहीं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेसिकली होती क्या है। तो आज हम उसी को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला। आई होप कि आप भूले नहीं होंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज बेसिकली होती क्या है। सो एग्जैक्टली वो क्या होती है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हमें नाम से समझ में आ रहा है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, दैट मीन्स जो हम लोग जब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सपोज अगर एक पार्टनर को वो डिजीज है तो वो सेकंड पार्टनर को भी हो सकती है, या अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ में आप इंटरकोर्स कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आपको भी वो किसी ना किसी पार्टनर से वो जो डिजीज है वो हो सकती है। अब वो कौन कौन सी डिजीज है और क्या क्या है, आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। देयर आर मेनी इन्फेक्शियस डिजीज which are spread by sexual contact called sexually transmitted disease. You know very well कि infectious disease बहुत सारी होती है कि जो इन्फेक्शन से फैलती है या किसी के पास में बैठने से फैलती है, या अगर हम किसी के पास में बैठे और कोई खांस रहा है या कोई छींक रहा है तो उसके अंदर जो वायरस होते हैं वो हमारे अंदर भी आ सकते हैं और उससे जो है वो डिजीज हमें हो सकती है। बेसिकली जो हमारा वायरल फीवर होता है, जनरली जब वायरल फीवर किसी को होता है तो हमें बोला जाता है कि उसे थोड़ा सा डिस्टेंस बना के रखना है, सो दैट कि उसकी जो वायरस है वो हमारी बॉडी के अंदर एंटर नहीं करे और हमें वो डिजीज नहीं हो। बट जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है वो बेसिकली किसी के पास बैठने से या किसी के साथ खाना खाने से नहीं होती है। वो सिर्फ तभी होगी जब आप सेक्सुअली इंटरकोर्स कर रहे हो, या हो सकता है कि कोई इन्फेक्टेड मदर है, अगर कोई मदर है वो इन्फेक्टेड है ऑलरेडी उस डिजीज से, तो हो सकता है कि उसका जो बेबी होने वाला है, जो अभी बॉर्न नहीं हुआ है, जो न्यू बॉर्न बेबी होगा उसका, उसके अंदर भी वो डिजीज जा सकती है। और वो कैसे ट्रांसमिट होगी, तो जब मदर के अंदर से सारे न्यूट्रिएंट्स बेबी के अंदर ट्रांसफर हो रहे हैं, मतलब जो वेस्ट होता है मटेरियल, जो बेबी का जो वेस्ट मटेरियल है वो सारा भी मदर की बॉडी में से ही रिमूव होने वाला है। तो जब इनका जब ट्रांसमिशन हो रहा है, उन सब चीजों का जब आदान प्रदान हो रहा है, दैट मीन्स कि डिजीज भी ट्रांसफर हो सकती है। और वो कौन सी डिजीज होगी, वो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होगी। जो डीएनए जो होते हैं, जो जीन्स हमारे लिए जो डिजीज लेके आते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर, और जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है इनसे। चलिए तो आ जाइए हम देखते हैं कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन कौन सी होती है। बेसिकली ट्रांसमिटेड डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, सेकेंड वन इज वायरल इन्फेक्शन। अब बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरल इन्फेक्शन के अलावा भी बहुत सारी डिजीज होती है, बट हमें सिर्फ इन्हीं दो के बारे में पढ़ना है। और वो क्यों पढ़ना है इन दो के बारे में, बिकॉज हमारी बुक के अंदर इतना ही गिवन है। अगर हमारी बुक के अंदर ज्यादा गिवन होता तो हम वो सारा पढ़ते, बट हमारी बुक के अंदर ऑलरेडी टू टाइप्स ऑफ डिजीज दे रखी है। फर्स्ट वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन, नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो बैक्टीरिया से फैलेगी, जो बैक्टीरिया से इन्फेक्शन करेगी। सेकेंड वन इज वायरल इन्फेक्शन, जिसके अंदर जो है वो वायरस का अफेक्टेड होगा। वायरस की वजह से जो हमारे अंदर बॉडी के अंदर जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाएगी वो होगी वायरल इन्फेक्शन डिजीज। चलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शंस में देयर आर अगेन टू टाइप्स, गोनोरिया एंड सिफिलिस। नाम थोड़े से अजीब है, थोड़े से डिफरेंट है, मे बी थोड़े से आपको कॉम्प्लिकेटेड नाम भी लगे, बट स्टिल यू हैव टू लर्न बिकॉज ये आपकी नोटबुक्स के अंदर है। 10th की बुक के अंदर ये सारे ही नाम आपके गिवन है और इसको हम बहुत इजीली अभी पढ़ भी लेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्या है। तो हो सकता है कि आपको नाम भी अच्छे से याद हो जाए। तो फर्स्ट वन इज गोनोरिया, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, मतलब कि वो बैक्टीरिया से फैलता है। नेक्स्ट वन इज सिफिलिस, ये भी किससे फैलेगा, बैक्टीरिया से फैलता है। चलिए नेक्स्ट वन इज वायरल इन्फेक्शन। वायरल इन्फेक्शन आर अगेन ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज HIV एड्स, इसका नाम बहुत अच्छे से सुना है हमने, बहुत कॉमन डिजीज है। जैसे ही सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का नाम आता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले स्टक होता है अच्छा एड्स। तो ओनली एड्स नहीं है, ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, मतलब कि जो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे ट्रांसमिट हो रही है, एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर के अंदर जा रही है वो डिजीज। उसके अलावा वो डिजीज नहीं फैलती है। मतलब हमें बोला जाता है ना कि जो जिस पर्सन को एड्स है उसको हमें दूर नहीं रखना है, भले उसको HIV एड्स है, बट हमें उसके बिल्कुल दूर नहीं रहना है। हम उसके पास जा सकते हैं, हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं, बस उसका जो ब्लड है वो हमारी बॉडी से कांटेक्ट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। हाँ, हम उसके साथ खाना खा सकते हैं, हम उसके साथ बैठ सकते हैं, उससे भागने की हमें जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट वन इज जेनिटल वार्ड्स। वार्ड्स का मतलब तो आपको पता होगा, बेसिकली जो फोड़े फुंसियां जो होती है उनको हम बोलते हैं वार्ड्स। तो जेनिटल वार्ड्स भी क्या होता है, जेनिटल वार्ड्स नाम से कुछ कुछ समझ में आ रहा है, जो हमारे जेनिटल एरियाज होते हैं वहां जो वार्ड्स होंगे तो उनको हम बोलेंगे जेनिटल वार्ड्स। और ये किसकी वजह से होते हैं, तो ये वायरस की वजह से होते हैं, दैट मीन्स हम उसको बोलेंगे वायरल इन्फेक्शंस। तो जो वायरल इन्फेक्शन से डिजीज फैलने वाली है वो है HIV एड्स एंड जेनिटल वार्ड्स।
और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फैलेगी वो है गोनोरिया एंड सिफिलिस। तो आपको बहुत अच्छे से ये नाम याद करने हैं बिकॉज हमारी बुक के अंदर है, दैट मीन्स नाम याद करने ही है हमें। एग्जाम में पूछे भी जाते हैं आपके कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती है वो बेसिकली होती क्या है, एंड अगर ये है तो ये कैसे कैसे जो है क्योर हो सकती है, अगर इनका क्योर नहीं भी है तो हमें उसको प्रिवेंट कैसे करना है, और जो है उनके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो HIV एड्स वाले पर्सन को हम देख के नहीं बोल सकते कि हाँ उसको एड्स है, उसको हम देख के बिल्कुल नहीं बोल सकते बिकॉज जो HIV एड्स होता है उसमें बेसिकली होता क्या है, तो उसका जो इम्यून सिस्टम होता है वो धीरे धीरे जो है वीक होने लग जाता है। जेनिटल वार्ड्स वाला जो पर्सन होगा उसको भी हम देख के नहीं बता सकते बिकॉज उसके जेनिटल एरियाज में वो फुंसी फोड़े जो है वो फफूले जो है वो हो जाएंगे, तो वो बाहर आपको आउटर साइड में कहीं नहीं नजर आएंगे, वो सिर्फ उसको पता होगा कि हमें ये डिजीज है, और वो भी एक टाइम के बाद पता चलता है, डायरेक्ट तो हमें पता भी नहीं चल पाता है। चलिए फर्स्ट वन वी विल गोइंग टू डिस्कस अबाउट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के अंदर हमने बोला देयर आर टू टाइप्स ऑफ infections, that is gonorrhea and syphilis. So first one is gonorrhea, that is गोनोरिया। आपको नाम अच्छे से याद करना है। गोनोरिया होगा किसकी वजह से, तो एक बैक्टीरिया होता है नीजीरिया गोनोरिया, एक बैक्टीरिया है दैट इज नीजीरिया गोनोरिया, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, गोनोरिया डिजीज हो जाती है। दैट इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज जो कि बैक्टीरिया से फैलने वाली है, किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया से फैलेगी। तो बैक्टीरिया का नाम क्या है, दैट इज नीजीरिया गोनोरिया, ये बैक्टीरिया का नाम है। और डिजीज का नाम क्या है, दैट इज ओनली गोनोरिया। तो अगर आप गोनोरिया नाम याद रखेंगे कि डिजीज का नाम है गोनोरिया, तो बैक्टीरिया का नाम भी आपको बहुत इजीली याद हो जाएगा, नीजीरिया गोनोरिया, इट इज नीजीरिया गोनोरिया। तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है कि गोनोरिया इज अ डिजीज एंड बैक्टीरिया कौन सा है उसका, दैट इज नीजीरिया गोनोरिया। चलिए अब ये पास आउट कैसे होती है, ये पास ऑन कैसे होगी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो हमें पता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दैट मीन्स सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में जा सकती है। दैट कैन बी मेल और फीमेल, किसी के अंदर भी हो सकता है ये। अगर एक पर्सन को है तो उसके पार्टनर को ये इजीली फैल सकती है। द सेकेंड थिंग कि जो मदर होती है अगर वो इन्फेक्टेड है, बाई चांस अगर कोई मदर है, कोई लेडी है वो प्रेग्नेंट है, तो उस इन्फेक्टेड मदर से उसका जो बेबी जो बॉर्न होने वाला है उसको भी ये डिजीज हो सकती है। बेसिकली ये सारी डिजीज जो होती है बॉर्न होने के बाद में होती है, बॉर्न होने से पहले नहीं होती है। बट जब बेबी बॉर्न होने वाला होता है उस टाइम पे वो डिजीज हो सकती है, वो उससे पास ऑन हो सकती है। बिकॉज जो हमने प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा था, जो मदर से उस बेबी को कनेक्ट करने का काम करता है, तो प्लेसेंटा का वर्क क्या था, ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन किसका, वो गैसेस का भी एक्सचेंज कर रहा था, वो न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज कर रहा था, और वो जो वेस्ट मटेरियल है उसका भी एक्सचेंज कर रहा था। तो ये डिजीज भी तो फैला सकता है, ये बैक्टीरिया भी तो उसके अंदर जा सकता है उसी न्यूट्रिएंट्स के थ्रू। जैसे वो न्यूट्रिएंट्स जा रहे हैं या जैसे वेस्ट प्रोडक्ट जो है उस बॉडी से बाहर आ रहा है, जो बेबी है उसमें से बाहर आके मदर की बॉडी में आ रहा है, दैट मीन्स अगर मदर की बॉडी में ये बैक्टीरिया है नीजीरिया गोनोरिया अगर उस बॉडी के अंदर है, तो इन्फेक्टेड मदर जो है उससे उस बेबी के अंदर भी ये बैक्टीरिया ट्रांसफर हो सकता है, और ये डिजीज जो है वो उससे भी हो सकती है। जो न्यूबॉर्न बेबी होगा उसको भी वो डिजीज हो सकती है, जो डेवलपिंग फीटस है उसके अंदर भी वो डिजीज हो सकती है। चलिए ये किसको इन्फेक्ट करता है, ये इन्फेक्ट करता है यूरेटर इन मैन एंड सर्विक्स इन वुमेन। ये किसको इन्फेक्ट करेगा, जो मैन है, मैन के अंदर ये इन्फेक्ट करेगा यूरेटर को, ये ओनली यूरेटर को इन्फेक्ट करेगा। और जो वुमेन है, वुमेन के अंदर जो सर्विक्स होता है वो उसको इफेक्ट करेगा। सर्विक्स इज द मोस्ट डेलिकेट पार्ट, बहुत ज्यादा डेलिकेट पार्ट होता है सर्विक्स जो होता है, और वो बहुत जल्दी उसको इन्फेक्शन होता है। किसी भी चीज का अगर इन्फेक्शन होगा वो सबसे पहले किस पे अटैक करेगा, सर्विक्स पे अटैक करेगा। जो वुमन का सर्विक्स था, जो गार्ड था, जो ये इंश्योर कर रहा था कि कौन सी चीज जो बॉडी के अंदर एंटर होगी और कौन सी चीज बॉडी से रिमूव हो जाएगी, बेबी को जो होल्ड करने का काम था वो भी सर्विक्स करता है। तो वो सर्विक्स क्या कर रहा है, सर्विक्स जो है बहुत डेलिकेट पार्ट होता है, बहुत जल्दी उसके अंदर इन्फेक्शन फैल सकता है। तो ये जो बैक्टीरिया इन्फेक्शन है, मतलब कि जो बैक्टीरिया है नीजीरिया गोनोरिया, ये सबसे पहले जाके किस पे अटैक करेगा, तो वुमन के सर्विक्स पे जाके अटैक करेगा। और वहां हो सकता है कि कुछ फोले फफूड़े, कुछ फुंसी जैसा कुछ हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो है वो वुमन को प्रॉब्लम हो सकती है। एंड जो मैन है उसके अंदर वो किस पे इफेक्ट करेगा, वो किसको इन्फेक्ट करने वाला है, तो वो इन्फेक्ट करने वाला है यूरेटर को। जो मैन का यूरेटर होता है उसको इन्फेक्ट करेगा। अब अगर ये उसको इन्फेक्ट कर रहा है, मतलब क्या होगा, उसके ऊपर फोड़े फुंसी हो जाएंगे। और जो फोड़े फुंसी होते हैं, जब बेसिकली हमारी बॉडी के ऊपर कई अगर फोड़े फुंसी हो जाते हैं, इवन पिंपल्स भी होते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर एक व्हाइट ट्रांसपेरेंट कलर का या फिर एक बिल्कुल ऑफ व्हाइट येलोइश कलर का क्या होता है कि उसमें पस भर जाता है। तो वही पस जो है वो बॉडी में से रिमूव भी होने लग जाएगा, बॉडी में से बाहर आने लग जाएगा। और वो क्यों आएगा बाहर, तो सर्विक्स जो होता है अगर उसके ऊपर कोई फुंसियां हो जाती है या कोई भी फफोले फोड़े कुछ भी हो जाता है अगर, तो वो क्या होगा, वो जो स्किन है, वो जो सर्विक्स की दोनों जो वॉल है दोनों साइड की, वो एक दूसरे से रगड़ भी खाएगी, वो रब भी होती है। अगर वो रब हो रही है इसका मतलब क्या होगा, वो जो फोड़े फुंसी है वो फट सकते हैं, और जैसे जैसे वो फटेंगे तो उसमें से वो जो
येलोइश कलर का या जो ऑफ वाइट कलर का जो पस होता है वो उसमें से निकल सकता है। जब वो निकलता है, सपोज अगर हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी हो गया, सपोज एक पिंपल भी हो गया और अगर हमने उसको फोड़ दिया, उसमें से वो पस बाहर निकल गया, तो वो जो स्किन होती है जहाँ वो जो एक होल टाइप कुछ हो जाता है, तो वहाँ पे कितनी ज्यादा जलन होती है। तो वही जो जलन है या वही जो पेन है वो वुमेन या मैन को जिसके अंदर ये निजीरिया गोनोरिया है उसके अंदर भी यही प्रोसेस होगा, उसको भी उतना ही पेन होगा वहां पर। इसीलिए बोला जाता है कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का, अगर कोई पर्सन किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है तो हमें उससे दूर रहना चाहिए। दैट मीन्स हमें उससे सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए, दोनों को पास में नहीं आना चाहिए, सो दैट कि वो जो डिजीज है वो एक दूसरे को नहीं फैले। बट अब यहाँ अगर सपोज ये डिजीज हो जाती है तो वो बहुत पेनफुल होता है। जो गांव की औरतें या जो गांव के जो लोग होते हैं वो जब उनको ये प्रॉब्लम होती है तो वो लोग जनरली डॉक्टर के पास नहीं जाते। अगर वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहे हैं, दैट मीन्स क्या होगा, डॉक्टर के पास नहीं जाने से क्या होगा उसमें, तो उसमें वो जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगी और वो जो पेन है वो भी हो सकता है कि इतना ज्यादा पेन हो कि वो आदमी जो है वो पेन से ही मर जाए। समझ में आई बात? क्या होगा, वो पेन से ही वो आदमी मर जाएगा। तो मतलब उस पेन से बचने के लिए हमें क्या करना है, हमें डॉक्टर के पास जाना है। मतलब कि अगर ये प्रॉब्लम हो जाती है और हमें आइडिया है इस चीज का कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि पेन तो बहुत भयानक होता है। जब पेन ज्यादा होगा तो डेफिनेटली हमें पता चलेगा कि हाँ हमें ये प्रॉब्लम है, कुछ बीमारी है। अगर बीमारी का नाम नहीं भी पता चले कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कुछ तो बीमारी है, इसका मतलब है हमें टाइमली डॉक्टर को दिखाना है सो दैट कि हमारा ट्रीटमेंट हो जाए। अदरवाइज तो ये होता है बहुत भयानक पेन होता है उसके अंदर, बिकॉज हमारे अगर कहीं फुंसी भी हो जाती है, सपोज हाथ वाथ में कहीं फुंसी वगैरह हो गई, कहीं फफोले हो गए, या हमारे जो पिंपल्स भी है वो भी तो पेन करते हैं, उसके अंदर भी तो कितनी जलन होती है, वो जो पस निकलती है कितनी ज्यादा जलन होती है। तो सपोज सोचो अगर जो हमारे डेलिकेट पार्ट है हमारी बॉडी के, जो हमारे प्राइवेट पार्ट्स है वो इतने डेलिकेट होते हैं, इतनी सॉफ्ट स्किन होती है, उतनी उनकी मसल्स जो इतनी सॉफ्ट होती है कि वहां पर अगर इन्फेक्शन हो गया तो कितना ज्यादा पेन होगा। और वो इतना ज्यादा पेन जो होता है वो अनटॉलरेबल होता है, वो सहन नहीं हो सकता। दैट इज वाई हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए उस चीज को लेके। जो गांव की औरतें या जो गांव के लोग नहीं जाते हैं शर्म के मारे, तो वो हो सकता है कि वो उस पेन से ही मर जाते हैं। चलिए, उसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं गोनोरिया के? तो जैसे कि हमने बोला कि उसके अंदर फोड़े फुंसी होते हैं, और फोड़े फुंसी जब एक दूसरे से टकराएंगे तो हो सकता है कि वो फट जाए, और उसके फटने से क्या होगा, तो वो जो येलोइश कलर का जो हम बोलते हैं पस जो होता है हमारे उसके अंदर, वो जो पस है वो पेनिस या वजाइना से बाहर आने लग जाएगा। मतलब सर्विस के अंदर है तो डेफिनेटली वो वजाइना के थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाएगा। और अगर वो यूरेटर में है, मैन के अगर यूरेटर में है तो वो पेनिस के थ्रू बॉडी से बाहर तो आएगा, पस का डिस्चार्ज भी होगा, बट उस पस के डिस्चार्ज के साथ में इतना ज्यादा पेन होगा, बिकॉज जब वो फोड़ा फूटेगा उसमें से पस बाहर निकल गया तो जलन भी कितनी होगी, बहुत ज्यादा पेन होता है। चलिए, टेस्टिकुलर स्वेलिंग एंड पेन, टेस्टिस जो होती है उनके अंदर स्वेलिंग आ जाती है, वो फूल जाते हैं, लाइक उसके अंदर जो होता है वो थोड़ी सी सूजन टाइप आ जाती है। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी के अंदर कहीं भी अगर किसी में स्वेलिंग आ रही है, किसी भी पार्ट में, किसी भी ऑर्गन में अगर स्वेलिंग आ रही है तो हमें कितना पेन होता है। मतलब अगर हाथ में अगर भी स्वेलिंग आ गई तो कितना पेन होता है। बाई चांस कहीं पे अगर मोच वोच आ गई पैर में और वहां अगर स्वेलिंग आ जाती है तो भी तो कितना पेन होता है। तो सोचो हमारे जो डेलिकेट पार्ट है अगर उसके अंदर स्वेलिंग आ जाएगी तो कितना पेन होगा। तो ये बहुत ज्यादा पेनफुल होती है ये डिजीज। चलिए, बर्निंग सेंसेशन वाइल यूरिनेटिंग, बर्निंग सेंसेशन बिकॉज जब फोड़े फूटते हैं तो हमें जो जलन होती है वही जो बर्निंग सेंसेशन है वो यहाँ होगा, यूरिनेशन के टाइम पे होगा। दैट इज वाई इन डिजीज से थोड़ा सा प्रिवेंट ही करना चाहिए। ये डिजीज जो होती है ये सिर्फ एंटीबायोटिक से क्योर हो सकती है। तो अगर हम ये सोच रहे हैं, जो गांव के लोग ये सोचते हैं कि इन डिजीज का कोई क्योर नहीं है और अगर हम डॉक्टर को जाके बताएंगे तो हमारा मजाक बनेगा गांव के अंदर, तो ये बिल्कुल भी नहीं होता है। इनका क्योर है, एंटीबायोटिक से इनका क्योर हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा टाइम लग सकता है बट इनका क्योर पॉसिबल है। कुछ डिजीज ऐसी भी है जिनका क्योर नहीं हो सकता, बट सिर्फ हम उसका प्रिवेंशन जरूर कर सकते हैं। हम उनसे थोड़ा सा डिस्टेंस में रह सकते हैं उन डिजीज से। और हम अगर ये डिस्टेंस में हम कैसे रहेंगे, तो हमें उसके लिए प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि ये डिजीज होती है और ये कैसे हमारी बॉडी को इफेक्ट करती है। चलिए, द नेक्स्ट वन इज बैक्टीरियल इन्फेक्शन का ही देखिए सेकंड पार्ट है। एक सेकंड डिजीज और हमने नाम लिया था, सिफिलिस। द फर्स्ट वन वाज गोनोरिया, उसका बैक्टीरिया का नाम क्या था, दैट वाज निजीरिया गोनोरिया। वो कैसे फैल रही थी, तो इन्फेक्टेड मदर टू वो एक जो अनबॉर्न बेबी होता है, जो डेवलपिंग फीटस है, उसके अंदर हो सकती है वो डिजीज। या फिर अगर किसी पर्सन को है तो सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे उसके पार्टनर को वो डिजीज हो सकती है। उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, तो जो वजाइना और जो पेनिस होता है जो मेल का, उसके अंदर से पस बाहर आ सकता है और उसमें टेस्टिस के अंदर स्वेलिंग हो सकती है या बर्निंग सेंसेशन हो सकता है। और उसकी वजह से जो होता है और भी प्रॉब्लम्स हमें हो सकती है। तो हमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे डरना नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कि हम उससे दूर ही रहे, सावधानी रखें ताकि हमें वो बीमारी हो ही नहीं।
और अगर बाई चांस हो भी जाती है तो डॉक्टर को डायरेक्ट टाइमली दिखा देना चाहिए, सो दैट कि हमें एंटीबायोटिक्स टाइमली मिल जाए और हम उससे क्योर कर सकें। चलिए, द नेक्स्ट वन इज सिफिलिस, सेकंड वन इज सिफिलिस। सिफिलिस भी इस तरह की ही एक बीमारी है। सिफिलिस के अंदर भी क्या होता है, तो फोड़े फुंसी हो सकते हैं, बट जरूरी नहीं है इसके अंदर कि ओनली सर्विक्स या यूरेटर में होगा। मतलब ये जो सिफिलिस है, इसका जो बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में जा सकता है। मतलब वो हमारे लीवर को भी इन्फेक्ट कर सकता है, वो हमारे इंटेस्टाइन को भी इफेक्ट कर सकता है, और इसकी वजह से जो फोड़े फुंसी, जो फफोले होते हैं ना, वो हमारे माउथ पे भी हो सकते हैं, लिप्स पे हो सकते हैं, माउथ पे भी हो सकते हैं। तो जब ये फोड़े फुंसी जो होते हैं, बाई चांस अगर ये फूट जाते हैं और उसके अंदर का जो पस होता है, अगर वो कहीं पर भी गिरता है, किसी भी पर्सन के अगर कांटेक्ट में आ जाता है ना वो पस, तो वो उस पर्सन को भी वो बीमारी हो जाएगी। इसीलिए अगर जिसको भी सिफिलिस है उससे हमें बेसिकली दूर रहना चाहिए। सिफिलिस का जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है, ट्रिपोनिमा पैलिडम। अगर नाम नहीं भी याद रहे, बट ट्रिपोनिमा जरूर याद रखना है कि सिफिलिस किससे फैलता है, ट्रिपोनिमा से फैलता है। अगर आपको पूरा नाम याद रखना है, ट्रिपोनिमा पैलिडम इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, जिसकी वजह से क्या होता है, सिफिलिस हो सकता है। बट अगर नाम नहीं भी याद आता, बट ट्रिपोनिमा हमें याद रखना है कि सिफिलिस किसकी वजह से होता है, ट्रिपोनिमा की वजह से होता है, तो ये नाम हमें जरूर याद रखना है। चलिए, सिफिलिस जो होता है ये भी ट्रांसमिट कैसे हो रहा है, तो सेम वही कहानी है भाई, हम नाम दे रहे हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो डेफिनेटली जब हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे वो एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में फैलेगा, या जो इन्फेक्टेड मदर है उसकी वजह से वो जो अनबॉर्न बेबी है वो उसके अंदर ये डिजीज हो सकती है, वो ट्रांसफर हो सकती है उसके अंदर। वो जो बैक्टीरियाज है वो प्लेसेंटा के थ्रू अनबॉर्न बेबी के अंदर, या जो डेवलपिंग फीटस है अभी उसके अंदर भी वो बैक्टीरिया जो है वो जा सकता है, या एक सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे एक पार्टनर से सेकेंड पार्टनर में ये डिजीज जो है वो फैल सकती है। चलिए, सिफिलिस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद सिफिलिस सोर्स। सिफिलिस सोर्स क्या होता है, तो जो सिफिलिस के टाइम पे, सिफिलिस जब होता है उस टाइम पे क्या, जैसे हमने बोला कि लिप्स पे या माउथ पे भी जो होता है ना वो फोड़े या फफोले हो जाते हैं। तो वो जो फफोले जो फूटते हैं ना, तो उसके अंदर से एक पस निकलता है जो ट्रांसपेरेंट या येलोइश टाइप का होता है, जो ऑफ वाइट कलर का जो पस होता है, वो अगर सपोज कहीं पे गिरा और हमने उसके कांटेक्ट में हम आ गए हैं, तो वो डिजीज हमें भी हो सकती है। इसीलिए जिसको भी सिफिलिस हो, जिसके फेस पे फोड़े फुंसी इस तरह से अगर हो ना, तो उससे दूर रहना चाहिए, सो दैट कि उसका जो वो पस है वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आए। अगर वो हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ जाएगा, या उसके जो फफोले हैं उसको अगर हमने टच कर लिया है, तो वो जो सिफिलिस है ये हमें भी हो सकता है। मतलब ये जो ट्रिपोनिमा पैलिडम जो बैक्टीरिया है ये हमारी बॉडी में भी एंटर कर जाएगा उसकी वजह से। देखो, बैक्टीरियल इन्फेक्शन में हमने दो पढ़े। फर्स्ट वन वाज गोनोरिया। गोनोरिया ओनली सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज था, मतलब वो सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम फैल रहा था या इन्फेक्टेड मदर से एक बेबी में जा रहा था। बट जो सिफिलिस है, सिफिलिस क्या करेगा, सिफिलिस जो होता है उसके जो सोर्स होते हैं, अगर कहीं फोड़े फफूले किसी पर्सन को है तो उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से भी ये फैल सकती है। तो सोचो कितनी भयानक बीमारी होगी सिफिलिस तो। और यही जो है ये बेसिकली सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में भी फैलती है। और ये इन्फेक्ट किसको करती है, तो ये हमारे जो इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं उनको भी इफेक्ट करती है। ये ओनली सर्विक्स या यूरेटर को इन्फेक्ट नहीं करेगी, ये ओवरीज में भी जा सकती है, ये फेलोपियन ट्यूब में भी जा सकती है, और जो मेल के अंदर जो वासा डिफरेंशिया, वासा एफ्रेंशिया या जो एपिडाइमिस था उनके अंदर भी ये जा सकता है, और उसी के थ्रू जो है वो लीवर में भी जा सकता है, ये एनस में भी जा सकता है ये बैक्टीरिया। तो सोचो ये कितना भयानक है, ये हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे इफेक्ट कर सकता है। और अगर ये हमारी बॉडी में बहुत सारी जगह पे इफेक्ट कर सकता है, इसका मतलब है कि वहां पर अगर वो फोड़े फुंसी हो जाते हैं तो हमें कितना ज्यादा पेन होगा, कितनी ज्यादा जलन होगी। इसको हम क्योर कैसे कर सकते हैं, तो इट कैन बी क्योर्ड बाय एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलिन। एंटीबायोटिक से भी ये क्योर हो सकता है और ये पेनिसिलिन से भी क्योर हो सकता है। दैट मीन्स कि हमें सबसे पहले जाना चाहिए किसके पास, डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और इस चीज से डरना नहीं चाहिए और शर्म तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। वी आर एजुकेटेड पर्सन, अगर हम एजुकेटेड है इसका मतलब है हम उस चीज को ऑलरेडी सब समझते हैं, वी आर मैच्योर इनफ कि हमें ये चीजें पता है। दैट मीन्स कोई भी डिजीज सबसे पहले हम किसके पास जाते हैं, डॉक्टर के पास। तो फिर इसके लिए क्यों हम घबरा जाते हैं। तो ये जो डिजीज है ये कोई छुपाने वाली चीजें नहीं है, इनके लिए भी हमें किसके पास जाना चाहिए, डॉक्टर के पास, सो दैट कि आप पहले ही क्योर हो जाए ये चीजें, और ये जो है हमारी बॉडी में इतना इन्फेक्शन नहीं करे कि हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो या हमें भयानक पेन हो। चलिए, इसके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, अपीयरेंस ऑफ सोर ऑन बॉडी पार्ट्स के ऊपर, जैसे हमने बोला माउथ और लिप्स में भी फफोले हो सकते हैं, तो ये बॉडी पार्ट्स के ऊपर भी इफेक्ट करने वाली चीज है। उसके ऊपर भी हमारे क्या हो सकते हैं, फोड़े या फफोले हो जाएंगे बड़े बड़े, सो दैट कि हमें उससे बहुत पेन होने वाला है। चलिए, फीवर हो सकता है, अल्सर हो सकता है, बोन पेन हो सकता है। लीवर डिजीज क्यों हो सकती है, लीवर डिजीज क्यों हो जाएगी, तो जैसा कि हमने बोला कि ये बैक्टीरिया सिर्फ और सिर्फ सर्विक्स या यूरेटर तक बैठने वाला नहीं है, इसको घूमने के लिए बहुत सारी जगह चाहिए। तो ये क्या करेगा, पूरे रिप्रोडक्टिव पार्ट पे जाके घूमेगा, तो उसके आसपास जो भी चीजें होगी उसको भी ये इफेक्ट करेगा। दैट मीन्स हमें लीवर डिजीज भी इससे हो सकती है।
और इतना पेन इतना भयानक होता है ना कि वो अनटॉलरेबल होता है, वो इतना ज्यादा होता है कि हम उसको सहन भी नहीं कर सकते। तो अगर कोई डॉक्टर के पास नहीं भी जाएगा ना शर्म के मारे, तो हो सकता है कि वो उस पेन से ही मर जाए। चलिए नेक्स्ट वन, एनीमिया भी हो सकता है। एनीमिया क्यों होगा भाई? खून की कमी हो सकती है इससे। जब अगर ये सिफिलिस अगर हमारी बॉडी के अंदर हो जाता है ना, और अगर ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर है, कौन? ट्रिपोनिमा पैलिडम, अगर ये हमारी बॉडी के अंदर बैक्टीरिया है, दैट मीन्स कि हमें एनीमिया भी हो सकता है। हमारी बॉडी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा वीकनेस फील करेगी। These symptoms slow up during the tertiary stage of syphilis. ये ऑटोमेटिकली स्लो अप भी होता है। दैट मीन्स ये जो बैक्टीरिया है इसका असर जो होता है टेरिटरी स्टेज में आने के बाद, मतलब सिफिलिस की बहुत सारी स्टेजेस होती है, जैसे सारी डिजीज की स्टेजेस होती है, सेम वैसे सिफिलिस की भी कुछ कुछ स्टेजेस होती है। तो उन स्टेजेस के अंदर एक होती है स्टेज टेरिटरी स्टेज, उसके अंदर जो होता है वो ऑटोमेटिकली सिफिलिस जो है वो स्लो डाउन होने लगता है। स्लो डाउन का मतलब इस बैक्टीरिया का जो असर है वो धीरे 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 कम भी होने लगता है। मतलब ये फोड़े फफूले जो है ना ये ऑटोमेटिकली सब सही भी हो जाएंगे। ये जो लीवर डिजीज है ना ये भी सही हो जाएगी, बट क्या पता उससे पहले ही हम निपट जाए, मतलब उससे पहले ही उस पेन से हम मर जाए। इसलिए हमें वेट नहीं करना है कि ये अपने आप ही अच्छा ठीक है, एक टाइम के बाद जितना हमें एक्सट्रीम पेन हो रहा है ना उतना ही जल्दी जो ये ऑटोमेटिकली धीरे धीरे जो है क्योर भी हो जाएगी। तो हमें उसका वेट नहीं करना है, हमें पहले ही जाना है डॉक्टर के पास और उनसे लेके आनी एंटीबायोटिक्स एंड पेनिसिलिन, सो दैट कि हमारा क्योर पहले ही हो जाए और हम ये डिजीज जो है ना खुद उससे परेशान हो और ना ही हम किसी और को उस चीज से परेशान करें, ताकि हमारी वजह से किसी और को ये डिजीज नहीं भी हो और हम भी इससे परेशान नहीं हो। चलिए नेक्स्ट वन इज वायरल इन्फेक्शन। बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्या है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। 2 टाइप्स क्यों बोल रहे हैं हम? बिकॉज ये आपकी बुक्स के अंदर है, उससे ज्यादा आपकी बुक्स के अंदर नहीं है। दैट मीन्स कि हमें सिर्फ 2 ही चीजों के बारे में पढ़ना है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में। फर्स्ट वन इज गोनोरिया, सेकेंड वन इज सिफिलिस। दोनों के बारे में आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो उनके बैक्टीरिया के नाम भी आपको याद करना है और उनके सिम्टम्स भी याद करना है। एंड डोंट फॉरगेट कि उनका क्योर है एंटीबायोटिक्स और पेनिसिलिन से जो है उनका क्योर हो सकता है। चलिए वायरल इन्फेक्शन में फर्स्ट वन इज एड्स। एड्स के बारे में हमने बहुत अच्छे से सुना भी है, बहुत बार हमने एड्स के बारे में सुना है और ये बहुत कॉमन डिजीज है। इतनी कॉमन है कि जब भी हमारे दिमाग में अगर हमें किसी ने बोला है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, तो हमें सबसे पहले माइंड में ये आता है कि अच्छा एड्स, उसके अलावा तो कोई चीज माइंड में आती ही नहीं। मतलब ओनली ऐसा सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज जैसे कोई ओनली एड्स ही है, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऐसी डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती है, बट हमें सिर्फ एड्स का नाम पता है बिकॉज ये बहुत कॉमन डिजीज है। जिससे भी आप सुनेंगे सबसे पहले एड्स ही सुनेंगे कि एड्स एक ऐसी डिजीज है जो इन्फेक्शियस डिजीज है बट सेक्सुअली ट्रांसमिट होती है, उसके अलावा ये ट्रांसमिट नहीं होती है। तो जिसको भी एड्स है उसके पास में ऐसा नहीं है कि उसके पास जाना ही नहीं है, जा सकते हैं, उसको टच भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि उसका जो ब्लड है वो आपके कॉन्टेक्ट में बिल्कुल नहीं आना चाहिए, सो दैट कि आपको वो डिजीज नहीं हो। हाँ, उसकी थूक से भी नहीं होती है। मतलब जिस पर्सन को अगर एड्स है ना, तो उसका जो स्पिट है, उसका जो थूक होता है ना, उससे भी हमें ये डिजीज नहीं हो सकती। और उससे ये डिजीज हमें क्यों नहीं हो सकती, जबकि वो तो उसी पर्सन से आया है ना, बट स्टिल नहीं हो सकती। क्यों नहीं? बिकॉज वो जो थूक है उसका या उसका जो स्पिट है वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है। अगर वो ब्लड के कांटेक्ट में होता दैट मीन्स कि उससे भी वो डिजीज हो सकती थी, बट वो जो थूक होता है उसका वो ब्लड के कांटेक्ट में नहीं होता है। इसका मतलब है वो बैक्टीरिया उसके अंदर नहीं है। तो अगर आप गलती से उसके कांटेक्ट में भी आ जाते हैं ना, दैट मीन्स कि आपको वो एड्स नहीं होने वाला है, क्योंकि हम उसके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है। बट जस्ट मेक श्योर कि जब आप एड्स का कोई इन्फेक्टेड पर्सन है और उसके पास अगर आप जा रहे हो, तो आपको जस्ट उसके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना है, सो दैट कि आपको वो डिजीज नहीं हो। चलिए, एड्स फुल फॉर्म भी आपको लर्न करनी है, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और जहां नाम आता है सिंड्रोम का, दैट मीन्स कि इट कांट बी क्योर्ड। मतलब आप उसको क्योर नहीं कर सकते, उसका कोई इलाज नहीं है। मतलब एड्स का कोई भी इलाज नहीं है। जहां नाम आ गया सिंड्रोम, किसी भी डिजीज, हमें पता है डिजीज है इसका मतलब उसका क्योर है, बट जहां नाम आता है सिंड्रोम, दैट मीन्स कि उसका क्योर बिल्कुल भी नहीं है, उसको आप क्योर नहीं कर सकते। तो एड्स भी क्या है? एक सिंड्रोम है। दैट मीन्स एड्स का भी कोई क्योर नहीं है। मतलब अगर आपको एड्स हो गया है ना, तो आपको उसका कोई क्योर नहीं है, उसका कोई इलाज नहीं है, तो आप उसको सही नहीं कर सकते। बट बेसिकली एड्स होता क्या है? तो एड्स से क्या हो सकता है कि हमारी जो इम्यून सिस्टम है ना वो बिल्कुल वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम वीक हो जाएगा मतलब हमारी WBC जो है ना उसको खत्म कर देगा। एड्स जो है ये क्या होगा? HIV वायरस जो है क्या करेगा? हमारी WBC को खा जाएगा, WBC को खत्म कर देगा। मतलब हमारी जो WBC है वो क्या है? सोल्जर सेल्स है। वो क्या सबको खत्म करती है, वो सबको खत्म कर रही है। बट ऐसा कोई अगर आ गया कि उसी को किसी ने खत्म कर दिया, तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी के अंदर उसके बाद में कोई भी डिजीज हो सकती है, बिकॉज जब WBC खत्म हो गई, हमारे सोल्जर सेल्स खत्म हो चुके हैं। तो इसका मतलब क्या होगा? कोई भी अगर फॉरेन बॉडी आएगी उसको खत्म करने वाला कोई नहीं मिलेगा उसको, मतलब हमारे सोल्जर्स नहीं मिलेंगे। सपोज हमारे जो इंडिया की बॉर्डर है, बाई चांस अगर हमने उसके ऊपर सोल्जर सारे हटा दिए हैं,
तो क्या होगा, कोई भी आके अटैक कर देगा। और वो क्यों कर देगा, क्योंकि उनको रोकने वाला वहां पर कोई नहीं है। तो सेम वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जब ये HIV वायरस अगर होगा, नहीं होना चाहिए बट अगर गलती से हो जाता है तो फिर क्या होगा, तो जो WBCs है हमारी बॉडी की, वो धीरे धीरे जो है वो खत्म होने लग जाएगी। और जब वो खत्म हो जाएगी, इसका मतलब कोई भी डिजीज जो है वो हमें लग सकती है। दैट मीन्स क्या हुआ, एड्स जो है हमारे सिर्फ इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है। सुनने में बहुत इजी लग रहा है कि अच्छा हाँ ओनली इम्यून सिस्टम को ही तो वीक कर रहा है, बट वो इम्यून सिस्टम को वीक कर रहा है, इसका मतलब हमारी बॉडी जो है ना अब किसी के भी कांटेक्ट में आ सकती है। मतलब हमें नॉर्मल फीवर भी होगा ना तो उससे भी हम मर सकते हैं, क्योंकि वो नॉर्मल फीवर जाएगा ही नहीं। उसका जो हमारे जब बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या हमें जब वायरल इन्फेक्शन होता है, तो उसका जो वायरस है या जो उसका जो बैक्टीरिया है वो क्या होता है, WBCs क्या करती है, उनको खा जाती है। अब वो उनको खा के खत्म कर देगी तो ऑटोमेटिकली हमारा जो वायरल फीवर होता है वो खत्म हो जाता है। बट अगर उस वायरस को खत्म करने वाला कोई नहीं है तो वो क्या करेगा, वो हमारी बॉडी से जाएगा ही नहीं। और जब वो हमारी बॉडी से नहीं जाएगा तो हमें वो फीवर भी नहीं जाएगा हमारी बॉडी से। तो फीवर, कोल्ड, काफी जो छोटी छोटी बीमारियां ना, उससे भी वो आदमी मर जाएगा। और एड्स होने के बाद कुछ टाइम तो पता नहीं चलता है। हो सकता है कि उसको 5 ईयर्स, उसको 10 ईयर्स के बाद, 15 ईयर्स के बाद पता चले कि अच्छा मुझे तो एड्स है। या हो सकता है उसको 2 ईयर्स के बाद ही पता चल जाए। बट एट द मोमेंट जब उसको एड्स हुआ है, जब उसके अंदर वो HIV गया है, उसको नहीं पता चलेगा। दैट मीन्स अगर किसी को एड्स है, उसको ये पता भी नहीं होगा कि मुझे क्यों हुआ एड्स, किसकी वजह से हुआ है, वो उसको नहीं पता चलेगा। क्योंकि ये एकदम से अटैक नहीं करता है, ये धीरे धीरे WBCs को खत्म कर देगा, सो दैट कि आदमी जो है वो छोटी छोटी बीमारियों से ही चला जाएगा। चलिए, एड्स का फुल फॉर्म क्या हुआ, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। डेफिशिएंसी का मतलब होता है किसी चीज का कम हो जाना। इम्यूनो का मतलब क्या हो भाई, इम्यून सिस्टम हमारा। अगर इम्यून सिस्टम ही कम हो गया तो डेफिनेटली हमारी बॉडी जो है ना वो किसी भी चीज से क्योर नहीं हो पाएगी। चलिए, इसका वायरस कौन सा होता है, तो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस होता है, जो ह्यूमन के अंदर इम्यून सिस्टम को वीक कर देता है, वो वायरस है ये। तो एड्स किसकी वजह से हुआ, HIV की वजह से होता है। करता क्या है ये, तो ये HIV क्या करेगा, हमारी WBCs को धीरे धीरे खत्म करने का काम करेगा, सो दैट कि हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाएगा। इम्यून सिस्टम बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा तो हमें कोई भी बीमारी जो है वो बहुत इजीली लग जाएगी। चलिए, इनक्योरेबल है। इनक्योरेबल क्यों है, बिकॉज इसका क्योर बिल्कुल भी नहीं है। डोंट फॉरगेट कि एड्स का कोई भी क्योर नहीं है। मतलब अगर एड्स हो गया तो भूल जाओ कि हमारा क्योर होने वाला है। हम इससे बिल्कुल भी उसका ट्रीटमेंट नहीं ले सकते, क्योंकि उसका ट्रीटमेंट है ही नहीं, तो क्या से लेंगे, और वो बिल्कुल भी क्योर नहीं होगा। चलिए, and fatal as it suppresses the immune system of the body, it can be transferred. ये जो एड्स है ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी पर्सन तक है, जैसे कि हमने बोला कि उस पर्सन के पास आप जा सकते हैं, बट आपको ध्यान क्या रखना है, ओनली उसके ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना है। इसका मतलब अगर आप ब्लड के कांटेक्ट में आते हो तो वो डिजीज जो है वो आपको भी हो सकती है, HIV जो है आपकी बॉडी में भी एंटर कर सकता है। तो अगर कभी बाई चांस हॉस्पिटल जा रहे हो किसी रीजन से, तो वहां पर भी ध्यान रखना है कि किसी के ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आना है। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, दैट मीन्स कि ये सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे एक पार्टनर से दूसरे पार्टनर में होगी। और इन्फेक्टेड मदर है अगर, तो उसके बेबी को भी होने वाला है, डैम श्योर कि उसको भी हो सकता है ये, और होगा ही, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो उसको भी होगा। बट वो एक टाइम के बाद उसको पता चलेगा कि अच्छा इस बेबी को भी हो गया है उससे। एंड उसके अलावा ये किससे फैल सकती है, तो हमें बोला जाता है कि जो डॉक्टर्स के पास अगर आप जा रहे हो और सपोज आपको किसी से ब्लड लेना है, मतलब ब्लड अगर आपकी बॉडी में चढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, तो उसको बोला जाता है कि वो जो ब्लड चढ़ा रहे हो उस पर पहले HIV टेस्ट करो। क्यों भाई, उसका ब्लड का HIV टेस्ट क्यों करवाए हम, सो दैट कि ऐसा नहीं हो कि उस ब्लड के अंदर, जिसका भी वो ब्लड है उसके अंदर HIV वायरस हो। HIV वायरस होगा दैट मीन्स ऐसा कोई पर्सन था जिसको एड्स था, ये उसका ब्लड है, तो अगर वो हमारी बॉडी में जाएगा, इट मीन्स क्या, वो हमारी बॉडी में कौन एंटर कर गया, HIV एंटर कर रहा है हमारी बॉडी के अंदर, दैट मीन्स कि हमें भी वो डिजीज हो सकती है, हमें भी एड्स हो सकता है। इसलिए जब भी ब्लड जो है ट्रांसफर किया जाता है किसी की बॉडी के अंदर, सबसे पहला टेस्ट जो होता है वो HIV होता है, सो दैट कि एक बॉडी से वो दूसरी बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो वो डिजीज। आई बात समझ में, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड तो है, इन्फेक्टेड मदर से भी फैलेगा उसकी बेबी को, लेकिन इसके साथ साथ में जब अगर हम ब्लड ट्रांसफर करवा रहे हैं या हमारी बॉडी के अंदर ब्लड चढ़ रहा है तो हमें उसका भी टेस्ट करवाना, उसमें भी ध्यान रखना है कि उस ब्लड के अंदर HIV वायरस नहीं होना चाहिए। द नेक्स्ट थिंग इज कि अगर हम किसी की सिरिंज यूज कर रहे हैं, सपोज एक पर्सन ने एक सिरिंज यूज करी, हम अगर वही सिरिंज यूज कर रहे हैं, इसका मतलब वो डिजीज हमें हो सकती है। क्यों हो सकती है, बाई चांस ऐसा हुआ कि जिस पर्सन ने वो सिरिंज यूज की थी उसके ब्लड में HIV था, उसको HIV हो रखा था, वो ऑलरेडी HIV इन्फेक्टेड है, उसको एड्स है, तो वो जो सिरिंज है अगर हम वही सिरिंज हम यूज करते हैं तो हम भी तो उसके ब्लड के कांटेक्ट में ही तो आ रहे हैं,
और वही ब्लड का जो ब्लड के अंदर जो HIV वायरस है वो हमारी बॉडी में एंटर कर जाएगा, हमें भी एड्स हो जाएगा। दैट इज वाई जब भी एक सिरिंज को यूज किया जाता है तो उसको दूसरी बार यूज बिल्कुल नहीं करते हैं। वो डिस्पोजेबल सीरीज होती है, डिस्पोजल सिरिंज होती है, जिसको कि एक बार यूज किया दैट्स इट, वो दूसरे में यूज बिल्कुल नहीं आएगी। पहले का जो टाइम था उसमें क्या करते थे, अगर एक सिरिंज है तो उसको बॉईल करते थे, अच्छे से उसको बॉईल करते थे, उसके बाद उसको यूज करते थे। बट आज की डेट में डिस्पोजल सिरिंज है तो 10 रुपए खर्च करो और डिस्पोजल सिरिंज लेके आओ और उसी को यूज करो। ऐसा नहीं हो कि एक पर्सन को अगर वो डिजीज है और वही सिरिंज अगर आप यूज कर रहे हो तो हो सकता है आपको भी वो डिजीज हो जाए, राइट। सो हमें क्या करना है, वो सिरिंज जो होती है वो चेंज करनी है। और बेसिकली आज की डेट में डॉक्टर्स जो होते हैं वो खुद ही चेंज कर देते हैं सिरिंज को। वो एक ही सिरिंज को कंटिन्यूअसली 2 बार यूज नहीं करते हैं। एक बार उन्होंने यूज किया वो उसको डिस्कार्ड कर देंगे, उसके बाद वो नेक्स्ट सिरिंज को यूज करेंगे। चलिए, शेयरिंग निडल्स एंड ट्रांसफ्यूजन ऑफ अनस्क्रीन ब्लड। अनस्क्रीन ब्लड का मतलब अगर हमने HIV टेस्ट नहीं करवाया है तो वो ब्लड क्या अनस्क्रीन है, हमें नहीं पता है कि उसके अंदर HIV वायरस है या फिर नहीं है। और अगर वही ब्लड हमें चढ़ गया दैट मीन्स कि गड़बड़ है। और गड़बड़ का मतलब क्या हुआ, हो सकता है वो एड्स का इन्फेक्टेड हो सकता है उसके अंदर HIV वायरस हो, और वही हमारी बॉडी में अगर एंटर करेगा तो हमें भी वो एड्स हो जाएगा। और जैसा कि हमने बोला कि एड्स होने के बाद आपको पता भी नहीं चलेगा एक बार तो कि हमें एड्स हो चुका है, मतलब 2 साल 5 साल 10 इयर्स के बाद आपको पता चलने वाला है कि अच्छा हमें तो एड्स हो गया, मतलब हमारी WBCs काम करना बंद कर दिया हमारी WBCs ने, या हमारी WBCs जो है वो खत्म ही हो गई हमारी बॉडी से। दैट मीन्स कि हमारा इम्यून सिस्टम इतना गिर चुका है कि जो छोटी छोटी बीमारियां होती है ना हम उसी से चले जाएंगे। एड्स से तो नहीं जाए, पता नहीं कितने टाइम बाद तक हम जाने वाले हैं, बट उससे पहले क्या होगा, हमें कोई भी अगर बीमारी होगी वो सबसे पहले लगेगी, बिकॉज हमारी WBC जब काम नहीं कर रही है तो वो किसी भी वायरस या किसी भी बैक्टीरिया को एंटर होने की परमिशन मिल जाती है कि हम इस बॉडी में एंटर हो सकते हैं, इस बॉडी के अंदर हमें मारने वाला कोई नहीं है। तो जो छोटी छोटी बीमारियां होती है ना वही उसके लिए इतनी बड़ी बीमारी बन जाती है कि वो आदमी जो है वो एड्स से तो जाए नहीं जाए, वो उसी से चला जाता है। चलिए, फ्रॉम द मदर टू द चाइल्ड वाया प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। एज आई टोल्ड यू कि जब इन्फेक्टेड मदर है तो उससे भी उसके बेबी को हो सकता है ट्रांसफर बिकॉज ऑफ प्लेसेंटा। जैसे कि प्लेसेंटा सारे न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन करता है, तो वैसे ही ये जो वायरस है ये भी उसके अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकता है। चलिए, द लास्ट डिजीज दैट वी नीड टू डिस्कस अबाउट इट, कि हमें सिर्फ एक ही डिजीज और पढ़नी है, ज्यादा मैं आपको बोर्ड नहीं करने वाली हूँ। बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमने 2 डिजीज पढ़ी है, सेम वायरल इन्फेक्शन से भी हमें 2 ही डिजीज पढ़नी है, बिकॉज नाम आपकी जो बुक के अंदर है वो 2 ही नाम दे रखे, तो हमें इन 2 के बारे में ही डिस्कस करना है। सो द लास्ट वन इज जेनिटल वार्ट्स। वार्ट्स का मतलब जैसा कि हमने बोला कि फफोले या जो फोड़े फुंसियां होते हैं वो होते हैं जो बड़े बड़े फफोले फोड़े हो जाते हैं ना, उनको हम कहते हैं वार्ट्स। और जेनिटल वार्ट्स का मतलब क्या हुआ, ये हमारे जेनिटल एरियाज के अंदर होंगे। और जेनिटल एरियाज के अंदर बेसिकली हमारी जो स्किन होती है वो बहुत डेलिकेट होती है, बहुत ज्यादा ही डेलिकेट होती है, एकदम सॉफ्ट सी स्किन होती है। उसको जनरली अगर जरा सा अगर हम खींच भी दे तो भी हमें पेन बहुत ज्यादा होता है। तो सोचो अगर वहां फोड़े फुंसी हो जाएंगे तो कितना पेन होगा, राइट। तो जो जेनिटल वार्ट्स होते हैं, जेनिटल वार्ट्स का मतलब क्या होगा, जेनिटल एरियाज जो है वहां पर वो वार्ट्स हो जाएंगे, वहां पर जो फोड़े फुंसी होने लग जाएंगे और वो इतने भयानक होते हैं ना, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो जितनी भी ये डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है उनके अंदर इतना पेन होता है ना कि वो अनटॉलरेबल होता है। तो जो बेसिकली जो चीजें आपको इन सब के अंदर याद रखनी है, तो सबसे पहला तो ये कि वो ट्रांसफर कैसे होती है, तो कॉमन चीज है सबके अंदर ट्रांसफर कैसे होती है। और पेन इतना ज्यादा भयानक होता है ना कि हम उसको टॉलरेट बिल्कुल नहीं कर सकते, हम उसको 1 सेकंड के लिए हम उसको सहन नहीं कर सकते, वो इतना ज्यादा पेन होता है। चलिए, जेनिटल वार्ट जो है वो फैलता किससे है, तो वो HPV नाम का एक वायरस है, HPV ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, उसकी वजह से ये फैलता है। पूरा नाम नहीं भी याद है तो HPV जरूर याद रखना है कि HPV से फैलता है कौन, जेनिटल वार्ट्स। जेनिटल वार्ट्स किससे फैलेगा, तो HPV से फैलेगा, मतलब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की वजह से फैलेगा। अगर किसी की बॉडी के अंदर ये वायरस प्रेजेंट है दैट मीन्स कि उसके जो जेनिटल वार्ट्स है वहां जेनिटल एरियाज जो है उसके वहां पर क्या हो जाएगा, फोड़े फुंसी होने लग जाएंगे और इतने भयानक पेन होगा ना वहां पे, क्योंकि वो ऑलरेडी वो इतना मतलब डेलिकेट सा एरिया होता है ना, तो उस डेलिकेट से एरिया में अगर नॉर्मल भी कोई फुंसी हो जाती है तो बहुत पेन होता है। तो सोचिए अगर बड़े बड़े फोड़े फफोले हो जाएंगे तो कितना ज्यादा पेन होगा वहां पर। चलिए, causes warts over external genitalia and पेरियनल एरियाज। जो हमारे एक्सटर्नल जेनिटल एरियाज होते हैं, मतलब जो आउटर साइड वाला जो पोर्शन होता है जो कि विजिबल हो सकता है, उस पोर्शन के ऊपर बहुत सारे फोड़े फफूले हो जाते हैं। तो जो बाकी जो हमने पढ़े थे उसके अंदर क्या था, वो हमारे इंटरनल पार्ट को अफेक्ट कर रहे थे, बट ये हमारे क्या करेगा, एक्सटर्नल पार्ट को इफेक्ट करेगा, सो दैट कि वहां पर इतने फोड़े फफूले हो जाएंगे ना कि वो मतलब अनटॉलरेबल हो जाता है, बिल्कुल भी हम उसको सहन नहीं कर सकते। चलिए, नेक्स्ट इज पोडोफाइलम प्रिपरेशंस आर इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट के अंदर कुछ चीजें हैं जो इफेक्टिव हो सकती है, बट मेक श्योर कि आपको ये डिजीज नहीं हो,
दैट मीन्स अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो उससे हमें सेक्सुअली ट्रांसमिट नहीं होना है, सेक्सुअली इंटरकोर्स उससे नहीं करना है और उससे दूर ही रहना है उस चीज के लिए। क्यों रहना है? बिकॉज अगर ये डिजीज एक बार हो जाती है, मे बी इसका क्योर होगा और नहीं भी होगा, बट पेन इतना होगा ना कि हम उसको सहन नहीं कर पाएंगे। तो उसको सहन नहीं कर पाओगे तो ऑटोमेटिकली मर जाएंगे हम तो उससे। तो उसके लिए वेट भी नहीं करना है और उससे बिल्कुल दूर रहना है। और बाय चांस अगर गलती से आपको हो भी जाता है, नहीं ध्यान में था, हो भी गया, तो इसका मतलब है कि हमें क्या करना है, टाइमली डॉक्टर के पास जाना है और टाइमली उसका ट्रीटमेंट भी लेना है, सो दैट कि हमें ज्यादा पेन नहीं हो और हमें जो है ज्यादा पेन की वजह से प्रॉब्लम भी नहीं हो। चलिए, सो नेक्स्ट थिंग इज प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। मतलब हम अगर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो जाती है तो शर्म नहीं करके डायरेक्ट डॉक्टर के पास तो चले जाएंगे, बट उससे पहले क्यों नहीं हम उसका प्रिवेंशन ही ले लें कि हम उससे डिस्टेंस में ही रहे, सो दैट हमें ये डिजीज हो ही नहीं, तो हमें उस चीज से भुगतना भी नहीं पड़े कि जो हमारी जो जेनिटल एरियाज है या जो हमारा इंटरनल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसके अंदर जो है डिजीज हो ही नहीं, ये इन्फेक्शन ही नहीं हो, ना ही वहाँ पे फोड़े फफूले हो। क्योंकि जो हमारे फेस के ऊपर भी अगर बाई चांस अगर पिंपल्स होते हैं तो डेफिनेटली वो बहुत पेन करते हैं, तो सोचो उस एरिया में कितना पेन होता होगा। चलिए, तो उससे हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। द पीपल शुड बी एजुकेटेड अबाउट वेरियस एसटीडीज, मतलब जो बहुत सारी जो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है उसके लिए बेसिकली जो लोग हैं उनको प्रॉपर एजुकेशन देनी चाहिए। क्यों एजुकेशन देनी चाहिए? जैसा कि हमने बोला कि जो गांव के लोग होते हैं जिनको इस चीज की इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, वो लोग ऐसे सोचते हैं कि अच्छा अगर हमें वहाँ पेन हो रहा है दैट मीन्स वो बहुत शर्म की बात है, और वो किसी को जाके बताते भी नहीं है। तो नहीं बताएंगे तो पेन इतना ज्यादा बढ़ जाएगा ना कि उसका क्योर नहीं हो पाएगा, और जब क्योर नहीं हो पाएगा तो डेफिनेटली एक टाइम के बाद हम मरीज हो जाएंगे, क्योंकि वो पेन अनटॉलरेबल है। सेकेंड थिंग, जब उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया, नॉर्मल भी अगर इन्फेक्शन अगर हम नहीं बताते किसी को तो वो इन्फेक्शन जो होता है एक टाइम तक हमें डेड के पास ही ले जाता है। तो सेम वैसे ही ये इन्फेक्शन भी हमें क्या ले जाएगा, हमारी डेथ के पास ही लेके जाएगा हमें। तो उससे पहले ही क्योर कर देना चाहिए। उसकी एजुकेशन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एजुकेशन, कि लोगों को इस बारे में एजुकेट करना इज द मोस्ट नेसेसरी थिंग। चलिए, नेक्स्ट वन इज एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन शुड बी अवॉइडेड। डेफिनेटली मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए, इवन सिंगल पार्टनर भी है तो भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि इन्फेक्शन नहीं हो। सपोज अगर एक को हो गया तो फिर हम उससे दूर रह के हमें इन्फेक्शन दूसरे को नहीं हो। चलिए, नो सेक्स विदाउट प्रिकॉशंस, ऑब्वियस सी बात है प्रिकॉशन के बिना सेक्स नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट थिंग इज हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पीपल। जो लोग होते हैं उनको हाई स्टैंडर्ड ऑफ मोरल एजुकेशन देनी चाहिए, सो दैट कि आप भी किसी को एजुकेट कर सकते हो। सपोज अगर हमारे पास में इन्फॉर्मेशन है, हमें पता है कि ये डिजीज क्या हो सकती है, तो हो सकता है कि हमारे घर में अगर कोई मेड भी आ रही है या हमारे आसपास के जो लोग हैं जो अनएजुकेटेड है, हमें उनको भी एजुकेट करना चाहिए इस चीज के बारे में, सो दैट कि उनको इस चीज के लिए प्रॉब्लम नहीं हो। बाई चांस अगर उनको डिजीज हो भी गई है तो उनको समझाइए कि आपको डायरेक्ट डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, आपको इस चीज को लेकर बैठना नहीं है। अगर बैठेंगे तो बहुत प्रॉब्लम बढ़ जाएगी हमारी। सो आई होप कि आपको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि क्या क्या डिजीज होती है और कौन कौन सी डिजीज है, हमें उससे कैसे प्रिवेंट करना है। तो हमारे पास प्रॉपर एजुकेशन होनी चाहिए, मल्टीपल पार्टनर्स नहीं होने चाहिए। सेक्सुअल इंटरकोर्स से पहले ये चीज इंश्योर करो कि सामने वाले पार्टनर को कोई भी ऐसी डिजीज नहीं है। अगर किसी की सिरिंज यूज कर रहे हैं तो वो भी हमें इंश्योर करना है कि वो सिरिंज जो है, ऐसा तो नहीं है किसी ने यूज करी है पहले से, तो वो अनयूज सिरिंज होनी चाहिए। अगर हमारी बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसफर हो रहा है, दैट मीन्स कि हमें उस ब्लड का भी टेस्ट करवाना चाहिए कि उस ब्लड के अंदर ऐसी कोई डिजीज का वायरस या बैक्टीरिया नहीं होगी, सो दैट कि वो हमें भी हो जाए। बेसिकली जो ब्लड होता है उसके अंदर नॉर्मल डिजीज के लिए भी उसके लिए टेस्ट करवाए जाते हैं, तो इनका भी टेस्ट इज कंपलसरी। और बाई चांस अगर ये डिजीज हो भी जाती है, दैट मीन्स कि आपको डायरेक्टली डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, आपको इधर उधर कहीं बात नहीं करनी है या उसको शर्म की वजह से हमें रखना भी नहीं है कि नहीं हम किसी को नहीं बताएंगे। बिल्कुल नहीं, डायरेक्टली जाके डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। सो आई होप कि आपको इसके बारे में सब कुछ समझ में आ गया होगा। आई एम डैम श्योर कि आप जो है नेक्स्ट किसी को भी इस चीज़ की एजुकेशन दे सकते हो, इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। और अगर कोई इस तरह का अनएजुकेटेड पर्सन आपके आसपास में आपको नजर भी आता है तो भी हमें क्या करना है, उसको उस चीज़ के लिए एजुकेट करना है, उसको बताना है कि ये चीज़ें जो होती है ये कॉमन है, ये पॉसिबल है, ये हो सकती है, तो हमें उससे डरना नहीं है, जबकि हमें उससे लड़ना है। चलिए, थैंक यू सो मच।